विवेचना में आज क्यों है लोगों में अब भी मुकेश के लिए दीवानगी। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। मुकेश के संगीत का सफर एक शादी से शुरू हुआ था। वो दिल्ली में अपने बहन की शादी में गाना गा रहे थे। उस महफिल में फिल्म जगत के दो साहबान आए हुए थे। उनमें से एक थे निर्देशक तारा हरीश। भारतीय शादियों में बारात का मनोरंजन करने के कई जतन किए जाते हैं। मुकेश से भी कहा गया कि वो खुद हारमोनियम बजाएं और बारातियों के लिए गाना गाएं। उन्होंने गाना गा दिया। अगले दिन वो साहिबान उनके घर पहुंच गए। बरसों पहले बीबीसी को मुकेश ने बताया था। कहेंगे कि साहब आपके साहिबजादे में बड़ी टैलेंट है, तो बहुत अच्छा गाना गाना जानते हैं। फादर बड़े ताज्जुब हो गए, कहने क्या कर रहे हैं, क्या कौन है ये, कौन लोग हैं ये। मैंने कहा जी ये बड़े फिल्म के बहुत बड़े मशहूर आदमी हैं। इन लोगों को मशहूर तो होंगे, ये क्या चाहते हैं तुमसे। तो उन्होंने कहा कि जी इन्हें फिल्म में भेज दीजिए, सैगल से भी बड़ा नाम कमाएंगे। तो सैगल ही एक नाम था जो हमारे फादर ने सुना था, और तो किसी को जानते जानते नहीं। तो खैर साहब वो उस वक्त तो उस चीज़ पर समझ नहीं हुए। वो फादर ने कहा कि नहीं भाई हम तो क्लर्क बनवा देंगे अपने लड़के को और ठीक हो जाएगा। तो था वो ऐसा कि नेशनल स्टूडियो के अंदर नलिनी जयवंत को इन्होंने हीरोइन लिया था, और उसके लिए एक नए लड़के की तलाश थी उन्हें, और वो चाहते थे कोई सिंगिंग हीरो आए। मगर खैर उस टाइम तो नहीं, मगर नेक्स्ट टाइम जब उसकी सेकंड पिक्चर नलिनी की स्टार्ट हुई जिसका नाम था निर्दोष, तो दोबारा उन लोगों ने एक टेलीग्राम मुझे दिया मेरे फादर को। मेरे फादर कहने लगे कि भाई अगर इतना वो लोग इसरार कर रहे हैं तो वाकई शायद है तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट हो, जाओ अपना मुकद्दर आजमा लो। उस समय मुकेश की उम्र 16 साल थी। मुकेश बंबई पहुंचे, लेकिन वो पिक्चर फेल हो गई। उन्हें निकाल दिया गया और कंपनी भी बंद हो गई। कुछ दिन उन्होंने शेयर ब्रोकर के तौर पर काम किया, तो कभी ड्राई फ्रूट बेचे। उन्होंने कई धंधों में काम किया। 1942 में जाकर प्लेबैक सिंगिंग का प्रोफेशन शुरू हो गया और मुकेश के गाने की शुरुआत हो गई। अभिनेता मोतीलाल पहले फिल्मों में अपने गाने खुद गाया करते थे। उन्होंने पहली नज़र फिल्म में तय किया कि उनका गाना एक प्लेबैक सिंगर गाएगा। मुकेश ने वो गाना रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन जब फिल्म पूरी हुई तो वो गाना फिल्म से हटा दिया गया। हम मजहर खान साहब के पास गए जो इस पिक्चर के प्रोड्यूसर थे, और हमने उनसे पूछा कि भाई ये गाना इसमें से क्यों निकाल दिया जा रहा है। तो वो कहने भाई बात यह है कि मोतीलाल जो हैं ये अक्सर चंचल किस्म के कैरेक्टर करते हैं, बॉयस्ट्रस कैरेक्टर्स करते हैं, और इनके कैरेक्टर को ये सैड सॉन्ग सूट नहीं होता है। हमारा बड़ा दिल टूट गया, हम बड़े उदास हुए। हमने उनसे कहा मजहर भाई हमारी एक इल्तिजा है कि आप ये गाना रहने दीजिए। कहने भाई ये चलेगा नहीं, ये बड़ा बोर करता है ये गाना, और ये पिक्चर के अंदर ड्रैग करता है ये। हमने कहा कि आप रहने दीजिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। तो खैर उन्होंने बड़ी जद्दोजहद के बाद इस चीज़ के ऊपर वो एग्री किया कि भाई हम एक वीक रखेंगे, और अगर पब्लिक को गाना पसंद आया तो इसे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो इसे पिक्चर में से निकाल दिया जाए। इस गाने की भी एक दिलचस्प कहानी है। इस गाने की रिकॉर्डिंग HMV स्टूडियो में होनी थी। तारीख और समय सब तय हो गया, लेकिन मुकेश ऐन मौके पर लापता हो गए। वो थोड़े नर्वस थे, इसलिए हिम्मत जुटाने के लिए एक बार में शराब पीने लगे। दूरदर्शन के मशहूर प्रोड्यूसर शरद दत्त ने एक लेख में लिखा था, मुकेश ने एक बार पीना शुरू किया तो पीते ही चले गए। दूसरी तरफ उनके इंतजार में संगीतकार अनिल बिस्वास का धैर्य जवाब दे रहा था। उन्होंने जब पूछताछ की तो उन्हें बताया गया कि हो सकता है मुकेश अमुक बार में बैठे शराब पी रहे हों। अनिल बिस्वास फौरन वहां पहुंचे और उन्हें अपनी कार में बैठाकर तकरीबन घसीटते हुए स्टूडियो में लाए। उन्होंने उन्हें बाथरूम में ले जाकर उनका सर वॉश बेसिन में घुसा दिया और नल की टोटी पूरी रफ्तार से खोल दी। पानी की रफ्तार से मुकेश का नशा थोड़ा ढीला हुआ तो उन्होंने माफ़ी मांगते हुए कहा, दादा रिकॉर्डिंग की कोई और तारीख ले लीजिए, आज मैं उतना अच्छा नहीं गा पाऊंगा। अनिल बिस्वास ने उन्हें कसकर एक चांटा मारा और धमकी दी कि अगर नहीं गाओगे
तो सबके सामने तुम्हारी पिटाई करूंगा। आखिर मुकेश को वो गाना पड़ा और रिकॉर्डिंग पूरी हुई, वो भी सिंगल टेक में। वो गाना था दिल जलता है तो जलने दे। दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। हालांकि मुकेश ने दिलीप कुमार और मनोज कुमार के लिए बहुत से गीत गाए, लेकिन राज कपूर से उनका सबसे नजदीकी नाता था। सन 1964 में उन्होंने राज कपूर के बारे में लिखा था, मैं पिछले 25 सालों से राज कपूर को जानता हूं। इसे आप सिल्वर जुबली फ्रेंडशिप भी कह सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राज कपूर ने हमेशा मेरी तारीफ ही की है। उसने वक्त वक्त पर मेरी कटु आलोचना भी की है। जहां मेरे गुणों की तारीफ करते हुए वो कभी तृप्त नहीं हुआ, वहीं मौका पड़ने पर मेरे दोषों के एवज में उसने मुझे लताड़ा भी बहुत है। राज कपूर की बेटी ऋतु नंदा उनकी जीवनी राज कपूर द वन एंड ओनली शोमैन में लिखती हैं। राज कपूर कहा करते थे, मेरी तो रूह मुकेश है, मैं तो सिर्फ एक शरीर हूं। उन्होंने ही मुझे आवाज देकर सारी दुनिया के लोगों के दिलों में उतारा है। जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, मैं तो बर्बाद हो गया। मुझे लगा कि मेरी सांस ही चली गई है। मेरे जीवन में एक शून्य पैदा हो गया जिसे मैं कभी भी नहीं भर पाया। मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान। मुकेश सादगी पसंद शख्स थे। उनके बेटे नितिन मुकेश याद करते हैं, उन्हें अच्छे कपड़े पहनने का शौक था, लेकिन कपड़े, कोलोन और उनके वार्डरोब की हर चीज महंगी नहीं होती थी। एक बार जब विश्व दौरे पर जाने से पहले उनकी बड़ी लड़की ने उन्हें महंगे जूते भेंट किए तो वो उन्हें अपने साथ लेकर नहीं गए। उनका कहना था कि मैंने अपने पूरे जीवन में अपने पैरों में इतनी कीमती चीज नहीं पहनी है। बाद में उनकी मृत्यु के बाद वो जूते मेरी मां ने मुझे दे दिए। मुकेश ने 10वीं का इम्तिहान पास नहीं किया था। वो एक पश्तो स्कूल में पढ़ा करते थे और सिर्फ उर्दू में लिखा करते थे। उनको हिंदी पढ़नी नहीं आती थी। उनके सारे गाने उर्दू में लिखे रहते थे, लेकिन उन्हें बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलनी आती थी। नितिन बताते हैं, मेरी मां और मुकेश की पत्नी सरल त्रिवेदी गुजराती ब्राह्मण थी और मुकेश मांस खाने वाले कायस्थ। जब उनके परिवार वालों को उनके प्यार के बारे में पता चला तो उन्होंने सरल को एक कमरे में बंद कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में गाने वाले मांसाहारी और शराब पीने वाले गायक से शादी करें। मेरे पिता बारिश के पानी में भीगते हुए सारी रात उनके घर के सामने खड़े रहते थे ताकि वो उनकी एक झलक भर पा सके। 22 जुलाई 1946 को, जो मुकेश का जन्मदिन भी था, दोनों ने एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। उनके लिए वो अक्सर गाना गाया करते थे, चांद सी महबूबा हो मेरी, चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। भारत के 2 खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण और महान स्पिन गेंदबाज भगवत चंद्रशेखर मुकेश की आवाज के दीवाने थे। कैप्टन मिलिंद हस्तक अपनी किताब माई क्लोज एनकाउंटर्स विद द वॉइस ऑफ मुकेश में लिखते हैं, दिलचस्प बात यह थी कि कन्नड़ भाषी चंद्रशेखर को मुकेश के अधिकतर गाने समझ में नहीं आते थे और न ही उन्हें शास्त्रीय या सुगम संगीत का अधिक ज्ञान था, लेकिन तब भी वो मुकेश और उनके गानों की तरफ खींचे चले आते थे। उनकी मुकेश से मिलने की दिली इच्छा तब पूरी हुई जब वो भारत की टीम में चुने गए और क्रिकेट खेलने के सिलसिले में उनका अक्सर बंबई आना जाना होने लगा। इसी एक यात्रा के दौरान उनके दोस्त MJ राजू उन्हें मुकेश से मिलवाने रिकॉर्डिंग स्टूडियो ले गए। इसके बाद दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। जैसे ही चंद्रशेखर
बंबई पहुंचते पहला काम मुकेश को फ़ोन करने का करते। चंद्रशेखर ने कई शामें मुकेश और उनके परिवार वालों के साथ बिताई। 1975 में जब भारत की टीम बंबई में वेस्ट इंडीज़ के साथ टेस्ट मैच खेल रही थी, मुकेश ने पूरी भारतीय टीम को अपने घर रात्रि भोज पर आमंत्रित किया। कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी। भारत ही नहीं, विदेश में भी मुकेश बहुत लोकप्रिय थे। मशहूर उद्घोषक जसदेव सिंह जब 1980 का ओलंपिक कवर करने मॉस्को गए तो खुद उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि वहां मुकेश के गाने कितने लोकप्रिय थे। जसदेव सिंह ने लिखा, कितनी ही बार बाजारों में मेरे साफे से पहचान कर कि मैं भारतीय हूँ, रूसी लोग बेसाख्ता गाने लगते थे, आवारा हूँ। सन 1984 में जब हमारे राकेश शर्मा अंतरिक्ष से लौट रहे थे, हम आर्कटिक प्रदेश के एक छोटे से गांव से गुजर रहे थे। कई दुकानों में मैंने मुकेश के गानों के ऑडियो कैसेट सजे देखे। यही नहीं, कई दुकानों के बाहर लगे हुए छोटे छोटे स्पीकरों में मुकेश की आवाज़ गूंज रही थी। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। कुछ हलकों में कहा जाता था कि मुकेश की आवाज़ की सीमाएं थीं। एक ख़ास सुर के बाद वो सपाट होने लगती थी। मशहूर सिने पत्रकार हरीश तिवारी लिखते हैं, कभी कभी मुकेश की आवाज़ शास्त्रीय संगीत के पेचो खम के साथ अपनी स्वाभाविक गति कायम रहने में नाकामयाब रहती थी। पेचीदा तान या लंबे आलाप लेने में वो असमर्थ थे। उनकी आवाज़ का एक और कमज़ोर पक्ष था, वो पर्याप्त लचीली न होने के कारण किसी एक सुर की बारीक अभिव्यक्ति के लिए उस पर ठहर नहीं पाती थी। लेकिन इतनी खामियों के बावजूद वो सुनने वालों के मन में ये विश्वास जगा पाने में कामयाब रहते थे कि गायन कला से अपरिचित कोई भी व्यक्ति मुकेश के गीत बड़ी सहजता से गा सकता है। यही कारण था कि वो अपने प्रशंसकों के बीच लोकप्रिय होते चले गए। एक बार बीबीसी स्टूडियो में उन्होंने गाया था, जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। 26 अगस्त 1976 को मुकेश और उनके बेटे नितिन मुकेश ने अमेरिका में डिट्रॉयट में पहली बार एक संगीत सभा में साथ साथ गाया। अगले दिन 27 अगस्त को मुकेश को दिल का दौरा पड़ा। उनको अस्पताल ले जाया गया। जब उनको आईसीयू में ले जाया गया तो उन्होंने अपने हाथ में हृदयनाथ मंगेशकर की पत्नी भारती द्वारा दी गई रामायण पकड़ रखी थी। लेकिन वो आईसीयू से जीवित नहीं निकल पाए और 40 मिनटों के अंदर उन्होंने दम तोड़ दिया। उस समय उनकी उम्र थी मात्र 53 वर्ष। रेहान फजल, बीबीसी, दिल्ली।